नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम कार्ल मार्क्स को लेकर के बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से संबंधित रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स, देखिए जो कार्ल मार्क्स है इनका जन्म हमने पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत में, कहां पर? राइन प्रांत में एक जियरे नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता साधारण वकील थे। इन्होंने बोन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की दर्शन शास्त्र से। जेनी से इन्होंने शादी की और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और इनका मुख्य जो ध्यान था जो इतिहासी भौतिकवादी व्याख्या की तरफ इनका ध्यान था। तो जो फायरबाख है उनसे इन्होंने इस चीज को ग्रहण किया था। तो लेकिन इनका इतिहास को देखने का जो नजरिया था वो अपना एक अलग नजरिया था। आज हम उसी की बात करेंगे। तो कहते हैं कि जो इतिहास के बारे में, ये क्या कहते हैं इतिहास के बारे में? ये इतिहास के बारे में कहते हैं जो इतिहास है, हमने देखा राजाओं से, सम्राटों, क्रांतियों और व्यक्तियों का एक लेखा जोखा है इतिहास। जहां हमने राजाओं की बात करते हैं, युद्धों की बात करते हैं, संधियों की बात करते हैं। तो लेकिन जो ये क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि जो युद्ध होती है, संधि होती है, कला का विकास हुआ है, ये मनुष्य के द्वारा हुआ है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जो इतिहास है उसके जो भौतिकवादी सिद्धांत के आधार पर ये कहते हैं कि जो इतिहास है उस पर जितनी भी चीजों में जो भी परिवर्तन हुए उसका आधार भौतिकवाद है। एक भौतिकवाद एक ऐसी चीज है जिनके आधार पर इतिहास में परिवर्तन हुए। मानव इतिहास का निर्माण आर्थिक दशाओं द्वारा निश्चित होता है। ये क्या कहते हैं? जो मानव इतिहास है वो ये नहीं है कि इन चीजों का ही परिणाम है, कोई विचारों का परिणाम है या आदर्शों का परिणाम है। ये कहते हैं इतिहास आदर्शों अथवा विचारों से नहीं बल्कि भौतिक साधनों के निर्णायक तत्वों से बना है। भौतिक साधन, इतिहास का जो निर्माण हुआ है भौतिक साधनों के जो निर्णायक तत्व है उनके कारण हुआ है। और जितनी भी जो इतिहास का निर्माण है वो आर्थिक दशाओं के द्वारा होता है। आर्थिक दशाओं पर निर्भर करता है कि इतिहास कैसा रहा होगा और इसी के आधार पर ये अपनी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हमारे सामने रखते हैं। ये कहते हैं किसी भी युग की जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही है, चाहे कला रही है, चाहे संस्कृति रही है, चाहे जो भी वर्ग रहा है, वो उनके आजीविका के साधनों पर निर्भर करता है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी। जो जैसे जैसे आजीविका के साधन बदलते गए वहां की राजनीतिक, वहां की कला, वहां की संस्कृति सभी में परिवर्तन होता चला गया। और इसी के आधार पर ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को हमारे सामने रखते हैं और इसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। तो उत्पादन की जो शक्तियां हैं वो ही इतिहास का निर्धारक है। मेन पॉइंट है उत्पादन की शक्तियां। देखिए क्या कह रही है? उत्पादन की शक्तियां। जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उत्पादन है कि के साधन है, यही इतिहास की आधारशिला इसी पर डिपेंड है, उत्पादनों के साधन पे। तो इतिहास का निर्धारण कौन करता है? इतिहास का जो निर्धारण है वो उत्पादन के साधन करते हैं, उत्पादन की शक्तियां करती हैं, उत्पादन की शक्तियां करती हैं। और कहते हैं कि संपूर्ण जो इतिहास है वो क्या है? भौतिक जो भी आपके भौतिक दशाएं हैं, जो आर्थिक दशाएं हैं, है ना, या भौतिक साधन है, वो ही निर्णायक तत्व रहे हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनके कार्ल मार्क्स के भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या देख रहे हैं। अब देखिए इतिहास की हम व्याख्या किस आधार पर करेंगे? भौतिक आधार पर करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं? इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो इतिहास है उसका जो निर्णायक तत्व है वो क्या है? भौतिक साधन है ना। तो भौतिक साधन क्या है? इसके निर्णायक तत्व है भौतिक साधन।
इतिहास के क्या है, निर्णायक तत्व है। अब हम देखेंगे जो उत्पादन के स्रोत रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के उत्पादन के स्रोत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उत्पादन के स्रोत हैं। उत्पादन के स्रोत हम उत्पादन के स्रोतों की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भौतिक साधन है, जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन, ये क्या कहता है कार्ल मार्क्स? जो उत्पादन के साधन है, इसी से ही इतिहास में कैसी राजनीतिक व्यवस्था रही है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, अगर हम बात करें उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही है, उस समय की कला संस्कृति क्या रही है, वो किस पर डिपेंड करते हैं? उत्पादन के साधनों पर डिपेंड करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, अगर हम करें संस्कृति की बात करें, उस समय की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, कला की बात करें, वो किस पर डिपेंड रही है? उत्पादन के साधनों पर डिपेंड रही है। तो सीधा सीधा इन्होंने यही बात कही है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन रहे हैं, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, समाज, कला, है ना, वो उन उत्पादन के साधनों पर ही निर्भर रही है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर रही होगी। और जिसका आधार क्या है? उत्पादन के साधन है, जो कि भौतिक साधन कहलाते हैं, जो हमें भौतिक साधन प्राप्त करते हैं। और यही निर्णायक तत्व है इतिहास के निर्माण का। इस आधार पर इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हमारे सामने रखी है और इस तरह बताया है कि जो उत्पादन के साधन है उनके कितने स्रोत है, उत्पादन की जो शक्तियां हैं उनके 3 स्रोत है। उत्पादन की शक्तियों के स्रोत, उत्पादन के स्रोत या 3 तरीके की शक्तियों के स्रोत है उत्पादन के। एक तो भूमि, जलवायु, भूमि हो गई, जलवायु हो गई, आपके खनिज हो गए। एक तो उत्पादन की शक्तियों का एक स्रोत तो यह है। दूसरा, हम मनुष्यों द्वारा जो निर्मित यंत्र हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र, मशीनें, है ना, मशीन ये रही है। तीसरी अगर हम बात करें तो मनुष्य की, जो मनुष्य है उनका बुद्धि कौशल, इन तीनों से मिलकर उत्पादन की शक्तियों के स्रोत बनते हैं। तो एक तो मनुष्य द्वारा निर्मित मशीन, दूसरा मनुष्यों का बुद्धि कौशल और एक भूमि, जलवायु, खनिज, ये उत्पादन शक्तियों के स्रोत रहे हैं। और इस आधार पर ही इन्होंने इतिहास को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। एक तरीके से इतिहास का क्रम निर्धारण किया है। हम उसकी ही बात करने वाले हैं, वही है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और इस आधार पर हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक आदिम साम्यवादी अवस्था थी। जो इतिहास की पहली अवस्था बताइए, इतिहास की अवस्था, हम बात कर लेते हैं इतिहास की अवस्थाओं की। इतिहास की अवस्थाएं या मानव इतिहास की अवस्थाएं कर लेते हैं, है ना। मानव इतिहास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो पहली जो अवस्था थी वो इन्होंने बताई है, वो बताई है इन्होंने आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था। दूसरी इन्होंने जो अवस्था की बात की है वो की है दास्ता की अवस्था। दास्ता की अवस्था। तीसरी इन्होंने बात की है वो की है सामंतवादी युग की बात की है। कौन सा युग? सामंतवादी युग। चौथी इन्होंने बात की है सामंतवाद के बाद पूंजीवादी युग की बात की है। पूंजीवादी युग की बात की है। पांचवी इन्होंने जो अवस्था बताई है वो बताई है समाजवादी युग। समाजवादी
साम्यवादी युग। और अंतिम जो अवस्था की ये बात कर रहे हैं, छठी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो है साम्यवादी युग। कौन सा? साम्यवादी युग। देखिए इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो कहते ही है कार्ल मार्क्स को। और हम देखते हैं इतिहास की जो इन्होंने भौतिकवादी व्याख्या की है वो इनके आधार पर बताई है कि इस तरह धीरे धीरे क्रमिक अवस्थाओं में चेंज होता गया है और साम्यवादी युग की स्थापना होती है। अब इन्होंने किस तरह क्या बताया है, आदिम साम्यवादी अवस्था के बारे में क्या बताया है। अगर हम आदिम साम्यवादी अवस्था की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है जो आदिम साम्यवादी अवस्था थी उस समय ना कोई तेरे मेरे की भावना थी, जंगली के तरह लोग रहते थे, जंगलों में एक साथ रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। पत्थरों के इनके पास हथियार थे, उनके माध्यम से जानवरों का शिकार करके खाते थे। तो एक तरीके से सभी का सभी चीजों पर अधिकार था, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो धीरे धीरे उस अवस्था में परिवर्तन आया। तो पहले तो ये शिकार करके अपने भरण पोषण करते थे, ज्यादा कोई उत्पादन के साधन उस समय थे ही नहीं। जो आदिम साम्यवादी अवस्था है उसमें उत्पादन सीमित था और आवश्यकताएं भी ज्यादा सीमित थी, ऐसी आवश्यकताएं भी ज्यादा नहीं थी, उत्पादन भी सीमित था, तो उत्पादन के साधन भी कम थे और एक तरीके से जंगली जीवन था हम कह सकते हैं, जहां किसी भी तरीके की कोई भी आपस में डिस्प्यूट नहीं था, सभी लोग शिकार करते थे। पत्थरों के इन्होंने कुछ छोटे मोटे औजारों का निर्माण किया था जिनके आधार पर यह अवस्था चलती थी। उसके बाद एक कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? जो दासता की अवस्था है उसमें कृषि का विकास होता है। जब कृषि का विकास हुआ तो कुछ लोगों ने उस कृषि भूमि पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? उस कृषि भूमि पर अधिकार कर लिया और जिन पर जब कृषि भूमि पर अधिकार कर लिया कुछ लोगों ने, वो तो बन गए मालिक, वो तो बन गए स्वामी, और जो उनके यहां काम करते थे वो बन गए दास, वो बन गए नौकर। तो एक स्वामी और दास के जो उदय हुआ वो दासता की अवस्था में, सेकंड अवस्था में उन्होंने बताया। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो कुछ लोगों का जब कृषि भूमि पर अधिकार हो गया तो क्या हुआ, कृषि भूमि पे जो जिनका अधिकार था, उनके जो काम करते थे वो तो कहलाए दास, और वो जिनका उस भूमि पर अधिकार था वो कहलाए मालिक या स्वामी। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है सामंतवादी युग। इस अवस्था में क्या होता है कि देखिए, सामंत जो कहलाए, जो राजा थे या जो सामंत थे, राजा और सामंत, इनके पास बहुत बड़े भूभागों पर अपना अधिकार था और इन्होंने अब खुद ये खेती नहीं करते थे, ये उस जमीन को किसानों को दे देते थे और उसके बदले में कर लेते थे। जमीन के की पैदा में से जो पैदावार होती थी उसमें से अपना हिस्सा लेते थे और एक सामंतवादी युग का गठन हुआ और एक तरीके से इन्होंने उन गरीब जो खेतीहर लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी उनका शोषण करना शुरू कर दिया और शोषण करते थे और ये पैसे वाले होते जा रहे थे। सामंतवादी थी, इनका पूरी जमीन पर इनका अधिकार था और इनके जो लोग थे, किसान थे, वो उनका भूमि पर अधिकार नहीं था, लेकिन खेती किसान करते थे और अपनी खेती का जो हिस्सा है वो इन सामंतों को देते थे। इस तरह सामंतवादी युग की स्थापना होती है। इसके बाद धीरे धीरे सामंतवादी युग है कि ये जो लोग हैं धीरे धीरे आविष्कार होने लगे और एक औद्योगिक क्रांति हुई। और जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप खेती कम हो गई, कृषि में पैदावार भी कम हो गई, कृषि में रुझान कम हो गया और इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली। और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने खोल लिए और वहां जब ये बन गए, वहां के कारखानों के मालिक बन गए और वहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो मजदूर बन गए। तो इस तरह एक दो वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग और दूसरा हुआ है गरीब
और वो मजदूर वर्ग का हुआ है जो वहां पर मजदूरी करते थे। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में आपस में संघर्ष होने लगा। पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा साधनों पर जो अधिकार था वो पूंजीवादी लोगों का था। मजदूर केवल मजदूरी करते थे और मजदूरी में भी उनका इतना शोषण किया जाता था, उनसे दिन रात मेहनत करवाई जाती थी और बहुत कम उनको पैसा दिया जाता था। एक शोषण का युग, भयंकर शोषण हो रहा था और दो वर्गों में बट गया था पूरा समाज। अगर हम देखें तो पूंजीपति और मजदूर वर्गों में, मजदूर वर्ग इस संघर्ष को सह नहीं पाए और उन्होंने पूंजीपति लोगों का तख्ता पलट कर दिया और वहीं से समाजवादी युग की शुरुआत होती है। और तख्ता पलट किस तरह किया? उन्होंने उन सभी जो उत्पादन के साधन थे उन पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अब अधिकार किसका हो गया? अधिकार किसका हो गया? उत्पादक वर्ग का, अर्थात मजदूर वर्ग का। उन्होंने उत्पादन पे, साधनों पर अपना अधिकार कर लिया और पूंजीपति वर्गों को वहां से खदेड़ दिया और वहां पर समाजवादी युग की शुरुआत हो जाती है। तो कुछ समय तक ऐसा काल चलता है जहां उत्पादन के साधनों पर साम्यवादी पर लोगों का, मजदूरों का, उत्पादक वर्ग का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर अवस्था में चेंज आता है और एक ऐसी अवस्था हो जाती है जो वर्ग विहीन अवस्था होती है, जहां कोई उत्पादक वर्ग नहीं, जहां कोई शोषक वर्ग नहीं, जहां कोई शोषित वर्ग नहीं, जहां कोई पूंजीपति वर्ग नहीं, जहां पर किसी भी वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। उसे ही नाम दिया समाजवादी, साम्यवादी युग। उसे ही क्या नाम दिया है? साम्यवादी युग का नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने। इस तरह कालखंडों में डिवाइड कर कर एक पूरी की पूरी इतिहास को एक उत्पादनों के साधनों पर डिपेंड कर दिया है कि पूरा का पूरा इतिहास का जो निर्णायक है वो क्या है? उत्पादक शक्तियां हैं। और ये उत्पादक शक्तियों के ही कारण पूरे इतिहास में चेंज हुए और वहां की कला, वहां का अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था, वहां की अगर हम संस्कृति की बात करें, वहां के वर्ग की बात करें, तो वो सब कुछ आजीविका के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय जो आजीविका के साधन कौन से थे। तो इस आधार पर इतिहास की एक बड़ी भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने की है। तो आज तक के लिए यही कही, कल हम इनका भौतिकवादी साम्यवादी युग के आगे की चीज हम पढ़ेंगे। इतिहास की भौतिकवादी युग की विशेषताएं देखेंगे, इनकी आलोचनाएं देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट को लेकर के मिलेंगे कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में और क्या क्या बातें, कौन कौन से विचार कार्ल मार्क्स रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।